तो हम लोग थे पोटेंशियोमीटर के एग्जाम्पल्स में। अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। आपसे ये कहता है कि जब स्विच ओपन था, सर्किट 2 का कह रहा हूँ, सबसे नीचे वाले का, तो आपको जो बैलेंस लेंथ मिल रही थी वो मान लो 60 सेंटीमीटर में मिल रही थी, और जब तुमने स्विच को क्लोज किया विथ नोन रेजिस्टेंस गुड मॉर्निंग से ऑफ 4 ओम, तो आपको जो बैलेंस लेंथ मिल रही है वो मान लो 40 सेंटीमीटर में मिलती है। तो जो अननोन बैटरी है उसका तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना कितना होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। जब आपका स्विच ओपन था नीचे वाले सर्किट 2 में, तो बैलेंस लेंथ आपको 60 सेंटीमीटर में मिल रही थी, और जब आपने स्विच को क्लोज किया विद ए नोन रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, तो फिर आपको बैलेंस लेंथ मिल रही है 40 सेंटीमीटर पे। तो आपको अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो आपको लग ही रहा होगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्यों? याद है ना? आर इक्वल टू क्या दिया था मैंने फॉर्मूला? कैपिटल आर L1/L2 -1। याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। और स्विच ओपन के साथ में ये होती थी ना, तुम्हें याद होगा जब स्विच ओपन होता था तो ये वाली लेंथ होती थी, ये 60 सेंटीमीटर दे रखी है, क्यों? और ये वाली जो लेंथ होती थी वो तब होती थी जब स्विच क्लोज होता था, और ये लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और यहाँ को इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 2 ओम। सोहम बता, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सोहम बता, कोई डाउट तो नहीं है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा ये है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 2। एक ये सर्किट दिया हुआ है, IG 0 दिया हुआ है, और एक यहाँ पे दिया हुआ रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है। इस वायर की लेंथ मान लो कुछ भी मान लो 60 सेंटीमीटर मान लो, और रेजिस्टेंस इसका मान लो 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम, और ये 30 वोल्ट की बैटरी
ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम और ये 3 ओम। तो तुम्हें ये लेंथ निकालनी है कितनी होगी। अब सुनो, तुम्हें याद होगा इसको मैं 1 सर्किट कहता था, इसको 2 कह देता था और इसको 3, और ये I1 हो जाती थी और ये I2 हो जाती थी। और मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें याद हो, I1 लैम्डा इंटू एल इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ये बताओ, ये क्लियर है ना? ये वाली इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, बताओ। सोहम और उज्जवल बताओ, पोटेंशियोमीटर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इससे करनी है बेटा जो है। अब चलते हैं, I1 कितनी होगी देखो। I1 होगी 30/5 + 10। बता देना जहां पे कोई डाउट होगा बेटा जो है। ये हो जाएगा 30/5 + 10। अब लैम्डा क्या होता है सुनो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है। क्यों? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो वो यहां से निकलेगा ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो वो 10/60 होगा। और ये नल पॉइंट लेंथ तो आपको निकालनी है, क्यों? ये तो फाइंड करनी है। अब E2 क्या होता है? 10 वोल्ट, दिख रहा होगा तुम्हें। I2 कितना होगा देखो, I2 होगा 10/2 + 3, और R2 यहाँ पे 2 होगा, ये होगा। यहां से L फाइंड कर लो। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। उज्जवल भाई बता, इसमें कोई भी डाउट है तो बता दे बेटा जो है। सोहम तू भी बता दे बेटा जो है। नहीं है ना? एक और कर लेते हैं सिमिलर टाइप का, तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। ये IG 0 है, अब के ये R है। इसका रेजिस्टेंस मान लो 6 ओम मान लो, और लेंथ कुछ भी ले लेते हैं, 90 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये 4 ओम मान लो, ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट 2 ओम, और इसको ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब तुम्हें कैपिटल R निकालना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन 10 बार बताऊंगा तब तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाएगी। इसको मैंने 1 बोला है, इसको मैंने 2 बोला है, इसको मैंने 3 बोला है, और ये पूरी करंट इधर चली गई है। इसको मैंने I1 बोल दिया है, और इसको मैंने I2 बोल दिया है, और मैंने एक ही इक्वेशन तुम्हें बोली थी, I1 लैम्डा L
इक्वल टू E2 माइनस I2R2। बस इसको इस तरीके से लगा लेना, ये बोला था मैंने। I1 देखो कितना होगा, 10/4+6। बता देना कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो बेटा। लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा ना, तो 6/90। लेंथ 20 दे रखी है। E2 तुम्हें 4 दिया हुआ है। I2 कितना होगा, 4/2+R, और R2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां से कैपिटल R फाइंड कर लेंगे। अब समझ में आ गया, ये बताओ पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया? पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया ना, क्या है बेटा जो है। ठीक, ये हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, वो देखो क्या है। इस टाइप का सर्किट होता था, तुम्हें याद करो ना, ये और ये कुछ ऐसे होता है, और इसको मैं 1 कहता हूं, इसको 2, सॉरी इसको 3 बोला है, और इसको 2 बोला था मैंने। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता था, तुम्हें याद होगा, IG, और जिसमें मैं 0 लेता था, ये कह लो। और यहाँ पे एक बैटरी इधर कहीं होती थी, और एक बैटरी यहाँ कहीं होती थी, ये होती थी। इसको मैं E1 कह देता हूँ, और इसको मैं E2 कह देता हूँ। अब सबसे पहली बात देखो, अगर IG 0 हो तो फिर 1 और 2 जो लूप्स हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लूप्स है ना, है कि नहीं, बताओ। लूप्स 1 एंड 2 वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्यों? मतलब लूप 3 का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो लूप 3, नो रिलेशन। बताओ इसमें समझ में आई बात, नहीं आई? जोची, समझ में आई बेटा जो है, बेटा जो है। जब IG की वैल्यू 0 है तो लूप 1 और लूप 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लूप 3 का उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। और केवल उसी केस में हम ये वाली इक्वेशन लगा पा रहे हैं, I1 लैम्डा L इक्वल टू E2 माइनस I2R2। केवल इसी केस में हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, ये कहते हैं। एक तो ये आ गया। अब चलते दूसरी बात। अगर IG 0 नहीं है तो तुम्हें लग तो रहा होगा कि ये जो A इक्वेशन है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? ये बताओ, तब क्या तुम ए इक्वेशन को अप्लाई कर पाओगे, ये बताओ उज्जवल। अगर IG 0 नहीं है तो तुम ए इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक, देन इक्वेशन ए,
can't be applied. तो फिर कैसे करोगे? मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, फिर ये 3 लूप प्रॉब्लम है, 1 2 और 3 तीन लूप्स हैं, तो इनको किरचॉफ लॉज की हेल्प से सॉल्व कर लोगे, बस हो गया। क्यों ये बताओ, अगर तब तुम्हें सॉल्व करना है तो कैसे करोगे बताओ जो है। देन इट इज 3 loop problems and solve it by Kirchhoff's law. समझ में आ गया? सोहम नहीं आया बेटा, बता जो है कि अगर IG की वैल्यू 0 है तब तो तुम कह सकते हो कि 1 और 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट लूप है, और तब तुम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो IG 0 नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? ये 3 लूप प्रॉब्लम हो गई, 1 2 और 3 तीन लूप प्रॉब्लम हो गई, उसको किरचॉफ लॉ की हेल्प से जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं तीसरी बात। अब IG को 0 करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा 0 हो जाएगी बेटा जो है। कंडीशंस व्हेन IG कैन बी 0, या कह लो, और बैलेंस कंडीशन कैन बी अचीव्ड। पहली कंडीशन क्या है देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो E1 होना चाहिए वो E2 से बड़ा होना चाहिए। बताओ कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बेटा। E1 की वैल्यू E2 से बड़ी होनी चाहिए। हर एग्जाम्पल में देखो मैंने E1 को E2 से बड़ा रखा था बेटा जो है, E1 E2 से बड़ा होना चाहिए। अब तुम कहोगे क्या रीजन है? रीजन ये है कि E1 का कुछ पार्ट E2 या फिर V से बैलेंस किया जाता है। ए पार्ट ऑफ E2 E1, a part of E1 is balanced either by E2 or E2 minus I2R। भाई तुम एक सिंपल सी बात देखो कि मान लो ये 10 वोल्ट है, ध्यान से देखना बेटा। सपोज करो ये 10 वोल्ट है, E1 की वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है। तो अब इसके और इसके अक्रॉस, या इसके और इसके अक्रॉस वो 10 वोल्ट से कम ही तो होगा। ये बताओ, ये या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन 10 वोल्ट होगा या नहीं होगा, ये बता। उज्जवल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ये बता। अगर ऊपर वाले का EMF 10 वोल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके या फिर इसके बीच में ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट से कम ही होगा। उसी को तो तुम बैलेंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा जो है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई
कि अगर तुम्हें बैलेंस लेना है, मतलब नल पॉइंट लेंथ लेनी है, तो ऊपर वाले का जो ईएमएफ होना चाहिए नीचे वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात सुनो, अब मुझे एक बात और बताओ कि अगर मान लो ये हायर है, लोअर है, तो फिर ये भी हायर और ये लोअर होना चाहिए, नहीं है? समझ में आ रहा बेटा? ये बताओ जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साइड में होने चाहिए और दोनों बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड में होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए ना। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा जो है? ठीक, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि टर्मिनल्स ऑफ E1 एंड E2, टर्मिनल्स ऑफ E1 एंड E2 वो ऐसे होने चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी इधर पॉजिटिव ऐसे होना चाहिए, या चलो उल्टा भी कर दो तब भी चलेगा। ये है तो फिर ये ऐसे होना चाहिए, ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कहीं पे ऐसे मिल रहा है, ये है और इधर ये है, तो फिर ये नहीं चलेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया उज्जवल? समझ में आया बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है? ठीक है, दो दो कंडीशंस तुम्हें ध्यान रखना कि अगर तुम्हें नल पॉइंट लेना है या बैलेंस लेंथ लेनी है या आईजी में करंट को जीरो करना है, तो दो कंडीशंस हो गई। एक तो ऊपर वाले का जो ईएमएफ होना चाहिए वो नीचे वाली बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, और दोनों बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साइड में होने चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड में होने चाहिए। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। आप ये देखो कि हमारा ना ये इक्वेशन थी I1 लैम्डा एल इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, जनरल इक्वेशन ये थी। और अदरवाइज ये E2 के इक्वल हो जाता है if switch is open या I2 इक्वल टू 0। तो चलो मैं ये वाली इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ, जनरल इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ। अब अगर आप ये देखो कि मैं अगर एल का फॉर्मूला बनाऊं तो ये बना ना कुछ E2 माइनस I2 R2 अपॉन लैम्डा इंटू I1। अब इससे कई कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसमें से एक आध कंक्लूजन में बता देता हूँ। इस इक्वेशन से कंक्लूजन तुम कुछ ड्रॉ कर सकते हो। लाइक ध्यान से देखना, ये बताओ कि अगर E1 बढ़ गया, मान लो तुम E1 को बढ़ा देते हो, तो तुम्हें लग रहा है I1 बढ़ जाएगा। ये बताओ E1 को अगर बढ़ाओगे तो तुम्हें लग रहा है I1 बढ़ जाएगा, क्यों? I1 बढ़ जाएगा। और ये बताओ अगर I1 बढ़ गया तो फिर ये जो बैलेंस लेंथ है ये क्या हो जाएगी बताओ जो है? इसका मतलब बैलेंस लेंथ विल डिक्रीज एक्सेट्रा एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इससे तुम डिफरेंट कंक्लूजन फिर ड्रॉ कर सकते हो। ये करो या सो हम समझ में आ गया बेटा जो है? तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए और ट्राई करेंगे कि आज वो खत्म हो जाए आज के लेक्चर में, ताकि अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करने पाए।
हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी। अब आप एक चीज देखो कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? और ये तुम जानते हो हमेशा जिगजैग मोशन में रहते हैं ना, इसको हम थर्मल मोशन कहते हैं, ध्यान रखना। थर्मल मोशन। क्योंकि ये ड्यू टू टेम्परेचर होता है ना, एक तरीके से ड्यू टू टेम्परेचर। और इसको मैं चलो मोशन वन कह दूंगा। और इस कंडक्टर में भी तुमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, ध्यान रखना। नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। थोड़ा सा इसका ऑर्डर भी बता देता हूँ, मेरे ख्याल से 10⁵ कुछ ऐसे होते हैं। अरे बेटा, बड़े कष्ट है यार बेटा, तुम क्या सोचोगे। ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर का होता है। अब ध्यान से देखना, चार्ज मोशन में तो है, लेकिन इस मोशन की वजह से करंट नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना। वैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर चार्ज मोशन में तो उसको हम करंट कहते हैं, ठीक। तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सुनो। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, चार्ज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से, फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन मोशन, बट करंट फ्रॉम एनी सेक्शन वो जीरो होगा। रीजन बता सकते हो क्यों बेटा जो है, ये बताओ उज्जवल, रीजन बता सकता है क्यों बेटा जो है? समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जिगजैग मोशन में है, जिसको मैंने मोशन वन कहा। तो देखा जाए तो चार्ज मोशन में तो है, हाँ, बिकॉज कैंसिल हो जाएगा। कोई सा भी अगर मैं सेक्शन देखूंगा ना बेटा जो है, जैसे मान ले कोई भी सेक्शन में ये वाला देखता हूँ मान ले, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर को गए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर भी गए होंगे, फ्रॉम द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कह लो, क्यों? फ्रॉम द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर को गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड में भी गए होंगे। तो इसलिए जो है नेट करंट क्या हो जाएगी, तो जो है जीरो हो जाएगी। तो एक तो बात ये आ गई। अब चलते हैं दूसरी बात। अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, कि फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर था, तुमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये हायर पे लोअर पे। अब जब एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है बेटा जो है, और वो हायर से लोअर की तरफ होता है। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा,
अभी जरा पिक्चर क्लाइमेक्स में है, ब्रेक नहीं दूंगा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक क्यूई फोर्स लगेगा और इस क्यूई फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर कोलिजन हो जाएगा। लेकिन फिर एक्सीलरेशन होगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर कहीं कोलिजन हो जाएगा, एंड सो ऑन। जैसे तुमने किसी ट्रैफिक वाले सिटी में देखा होगा ना बेटा, जो है थोड़ा सा तुमने कार की स्पीड बढ़ाई, फिर कहीं पे आगे ब्रेक लगाने पड़े, फिर कार की स्पीड बढ़ाई, फिर ब्रेक लगाने पड़े, फिर कार की स्पीड बढ़ाई, फिर ब्रेक लगाने पड़े। तो एग्जैक्टली कुछ यहां पे हो रहा है। तो अब एक बात बताओ कि मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर सकता हूं कि चलो ठीक है ये बड़ा फिर रुक गया, बड़ा फिर रुक गया, बड़ा फिर रुक गया। तो ऐसा नहीं मान सकता हूं कि चलो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई। ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताओ बेटा। मैं एज्यूम कर सकता हूं ना कि सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, मैं मान सकता हूं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर को मूव करना शुरू कर गए। वी कैन एज्यूम दैट electrons start moving with a constant velocity, और इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। वी डी, ये ध्यान रखना, लेकिन ये बहुत छोटी होती है, ध्यान रखना। वी डी ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की वजह से होती है, इस ऑर्डर की होती है। और एक काम करता हूं, मैं इस मोशन को मोशन 2 कह देता हूं। अब एक बात बताओ, इस मोशन की वजह से तो करंट हो जाएगी ना, ये बताओ इस मोशन की वजह से करंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ जो है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो कर रहे होंगे, उसके अपोजिट हो जाएगी, बस हो गया। इसका मतलब इसकी वजह से करंट इधर को आ जाएगी, ये कह लो, बस हो गया। ये आ गया, ये करंट इधर को आ गई। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब आप कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, इसका मतलब एक्सीलेट होगा, लेकिन फिर कोलिजन हो जाएगा, फिर एक्सीलेट, फिर कोलिजन, फिर एक्सीलेट, फिर कोलिजन। तो उसको काफी हद तक तुम वैसे ही मान सकते हो जैसे किसी ट्रैफिक वाले सिटी में हम लोग कार चलाते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ी, फिर रुक गई, फिर बढ़ी, फिर रुक गई। या कह सकते हो कि मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई हमें, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। ये कर, अब घंटी बजी थी। एज पर रूल कोई डाउट है तो बताओ बेटा। एज पर रूल कोई डाउट है तो बताओ। उज्जवल, अभी तेरे को सांप क्या सूंघ जाता है ये? अच्छा, थिंकिंग। अब चलते हैं कंक्लूजन। सुन, कंक्लूजन लिखने में मुझे बड़ा मजा आता है।
पहला, मोशन 1 मैंने किसे कहा? जिग जैग जो हो रहा था, और ये किसकी वजह से हुआ था? ड्यू टू टेम्परेचर। और इसका ऑर्डर क्या था? 10⁵ मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर का था। दूसरा, मोशन 2 मैंने किसकी वजह से कहा? ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका ऑर्डर था 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तीसरा, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो केवल मोशन 1 था। और इसकी वजह से करंट 0 थी। चौथा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है तो फिर दोनों मोशन होंगे बोथ m1 एंड m2। m1 की वजह से करंट 0 हो जाएगी, लेकिन m2 की वजह से करंट नॉन जीरो होगी। अब बताओ ये क्लियर है? उज्जवल बता बेटा, जो है क्लियर है कि नहीं, बता जो है ये कह रहे। इसका वैसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, क्या बेटा जो है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। जैसे तू बारात में जाता होगा ना, काफी, जब बारात में जाता होगा पूरा बन ठन के, तो एक बारात तो होती है, हाँ अब जाना फिर तुझे, एक तो होती है रुकी हुई बारात, रुकी हुई, ये मतलब हो गया विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें तूने देखा बाराती जो होते हैं बेटा जो है, जो गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ये इधर उधर डांस करते रहते हैं, ये समझ गया ना, इधर उधर डांस करते रहते हैं, लेकिन एक ही जगह पे रुके रहते हैं बेटा जो है, नहीं है, एक ही जगह पे रुके रहते हैं। तो ये तो हो गई करंट एक तरीके से 0 हो गई, और इनके पास केवल मोशन 1 है। अब समझ में आ गया होगा बेटा जो है, एक तो मोशन ये हो गया, और एक होता है चलती हुई बारात, चलती हुई बारात। तूने देखा होगा ना बारातियों में, कई बार बाराती या घरातियों में कुछ चौधरी टाइप के बन जाते हैं लोग, होता है कि नहीं होता चौधरी टाइप के? अबे अबे चलो, क्या डांस कर रहे हो यहाँ पे जो है, हाँ चलो चलो चलो, खाने में लेट हो रही है। तूने देखा होगा ना चौधरी टाइप के बन जाते हैं बेटा जो है। तो उसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, जिगजैग मोशन भी चल रहे होते हैं। अगर तू देखेगा उसमें जिगजैग मोशन भी चल रहा होता है, मोशन 1 भी चल रहा होता है, और धीरे धीरे बारात आगे भी चल रही होती है। तो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया, बता बेटा तूने, ये बता जो है। तो चलते हाँ आगे बढ़ो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है जो है, तूने देखा होगा, ऐसे कहते हैं जो है, क्यों? ठीक। तो ये बेसिकली हो गया, ये विथ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बस हो गया जो है, ये हो गया विथ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, मतलब अपना तो गंदी कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है, और जो बेचारे गंदी कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, है ना, शादी की मतलब वो बढ़ा रहे हैं जो है, शोभा बढ़ा रहे हैं बेटा जो है, उनको भी चैन से नहीं रहने देते, है ना। अपना तो होते हैं बिल्कुल वो जो है कि पानी पीना है, हमें तो पानी लस्सी पीना है बेटा जो है ना। तो उनका भी माहौल खराब कर रहे होते हैं। तो उज्जवल समझ में आ गया तेरे बेटा जो है। तो बस इसकी वजह से जो है करंट हो गया, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। रुकी हुई बारात का मतलब विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, और चलती हुई बारात का मतलब है विद पोटेंशियल डिफरेंस, बस ये ध्यान रखना है। ये हो गया। अब चलते हैं एक इसमें बड़ा हाँ बेटा, अरे यार ये किसने बेल बजा दी, एक मिनट रुक जा, अभी आता हूँ।
अब चलते हैं, इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो। तुमने मुझे टोका नहीं, एक्चुअल में टोकना चाहिए था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब चार्जेस एट रेस्ट। इसका मतलब नो करंट। उसमें तुम्हें याद है कि इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर ई जीरो होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो बेटा, जो है चार्जेस जब रेस्ट पे होते थे, इसका मतलब कोई करंट नहीं है, तो इनसाइड ए कंडक्टर ई जीरो होता था और पोटेंशियल सेम रहता था हर जगह। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। क्यों? लेकिन अभी मैंने बिल्कुल ही उल्टा बताया, तुमने उसको टोका नहीं मुझे, जो है नहीं है, अभी मैंने बिल्कुल ही उल्टा बताया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था बेटा, जो है ये बताओ। जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ, करंट जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, पोटेंशियल भी सेम नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो नहीं है। अब समझ में आ गया बेटा क्या है? तो कभी भी अगर कोई तुमसे पूछे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, तो दो घुमा के मानना उसको। समझ गए? अगर किसी ने तुमसे कहा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, दो घुमा के मानना उसको, जो है ठीक है। उससे कहना बेटा चैप्टर बता पहले, किस चैप्टर की बात कर रहा है तू, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा है या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, जो है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं फॉर्मूले में। डेराइव लास्ट में करूंगा, हाँ। अब इस पे ज्यादा दिमाग मत लगा, ये तू वही वाली बात कह रहा है कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी, उस पर छोड़, अब जो है उस पर डिस्कस नहीं करते, ठीक है, उस पर डिस्कस नहीं करते। अब चलते हैं एक फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एन क्या है ये सुन लो। एन है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी, वैसे तुम्हें याद है मैंने कभी बोला था तुम्हें, मेरे ख्याल से डेंसिटी जब वर्ड आता है तो पर यूनिट वॉल्यूम होता है ज्यादातर जगह। ये बोला था ना, तुम्हें याद होगा कभी बोला था मैंने ये सेंटेंस। क्यों? डेंसिटी अगर कहीं पर आता है तो वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब ये एक तरीके से हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक तो ये हो गया, और ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई इक्वल टू एन ए बी डी। अब इसका जरा प्रूफ भी कर लेते हैं, कैसे देखो। मान लो
तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये हायर ये लोअर, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को इधर को मिल गई। तो करंट इधर को फ्लो स्टार्ट हो गया, ये कह दो। अब सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का मतलब क्या हुआ? वीडी का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो वीडी है ना। इसका यही तो मतलब हुआ कि एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, वीडी है। तो एक तरीके से ये हो गया, ध्यान से देखना बेटा, ये वीडी हो गया। और मैं इस वाले सेक्शन पे फोकस कर रहा हूं, इसको कुछ भी कह लो, पी क्यू, इसको आर एस। अब बिल्कुल ध्यान से बताना कि एक सेकंड में फ्रॉम पी क्यू all free electrons between PQ and RS will pass। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ये बात समझ में आ गई तो बाकी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। PQ से VD डिस्टेंस पे एक RS सेक्शन है, समझ में आ रहा है? PQ से VD डिस्टेंस पे एक RS सेक्शन है। तो मैंने तुमसे कहा कि एक सेकंड में PQ से PQ और RS के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब निकल जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बिटवीन PQ एंड RS, वो A इंटू वी डी होगा। बताओ उज्जवल, ये बताओ वॉल्यूम बिटवीन PQ एंड RS वो कितना होगा? बताओ, A इंटू वी डी होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये बता जो है, ये होगा ना, A इंटू वी डी होगा। A यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन PQ एंड RS, वो NaVd होगा। सोम बता, एन वहां पे था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब कितने होंगे बताओ? NaVd हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं चार्ज कहूं कि उसमें कितना है, देयरफॉर चार्ज बिटवीन PQ एंड RS, वो कितना हो जाएगा? E से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, NeAVd, और ये पूरा चार्ज, दिस होल चार्ज will pass from PQ
इन 1 सेकंड। क्यों? अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये बताओ बेटा। सोहम और उज्जवल, बता बेटा, इसमें कोई डाउट है कि 1 सेकंड में ये पूरे का पूरा चार्ज PQ से पास हो जाएगा, और 1 सेकंड में जितना भी चार्ज पास होता है उसी को तो हम करंट कहते हैं। ये तो 1 सेकंड में जितना भी चार्ज पास होता है उसको हम क्या कहते हैं बताओ? करंट कहते हैं। तो आप कह सकते हो चार्ज फ्लोइंग, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। इसी को हम लोग करंट कहते हैं। इसका मतलब करंट का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया NEABD, ये बन गया। कोई डाउट? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ बेटा। जो है नहीं है ना? एक बार फिर भी फाइनली सुन लो, तब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ली मैंने PQ, और इससे VD डिस्टेंस पीछे, हाँ, एक RS सेक्शन था, और मैंने आपसे कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। इसका मतलब 1 सेकंड में वो VD डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स VD डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब 1 सेकंड में PQ से इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। ठीक है ना? इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। और इसका जो वॉल्यूम था वो था A/VD। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो NaVD होंगे। इसका मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो ENaVD होगा। तो ये पूरे का पूरा चार्ज 1 सेकंड में PQ से पास हो जाएगा, और 1 सेकंड में जितना भी चार्ज पास होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ गया NeVD, ये आ गया ये। ठीक। अब नेक्स्ट आता है एक वर्ड, करंट डेंसिटी। पहली बात J से दिखाते हैं, डिनोटेड बाई J। दूसरी बात वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी बात इसकी जो डायरेक्शन होती है इस वेक्टर के, यहाँ ध्यान से देखना, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। वैसे तो अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी तुम समझ लो डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो, बस बस, ज्यादा नहीं। लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। ठीक है? वी आर कंसर्न with only magnitude। फिफ्थ, करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, उसको हम करंट वो बोल देते हैं। हो गया, क्या बोल दिया यहाँ पे? करंट डेंसिटी। हाँ, यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। वैसे पर यूनिट वॉल्यूम मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, वही मैं थोड़ा सा एकदम से हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो जो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया,
इसको हम जे कह देते हैं, बस हो गया। इसका मतलब जे इक्वल टू हो गया आई अपॉन ए, और आई मैंने क्या बताया था बताओ, एन ई ए बी डी अपॉन ए। तो जे का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, जो है जे का फॉर्मूला आ गया एन ई बी डी, ये हो गया। सो हम समझ में आ गया बेटा। सिक्स, एक दो फॉर्मूले और हैं, उसको और लिख दे रहा हूं। रो को मैंने रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला था ना। एक वर्ड ना सिग्मा भी आता है बेटा जी, उसको हम लोग कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वैसे एक छोटी सी बच्चों वाली बात है, तुम्हें याद है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता था ना। अब ये तो हो गया ओम, ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो रो हो गया वो ओम मीटर हो गया ना। सो हम समझ में आ रहा है बेटा क्या है, इसका मतलब रो का वो क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 7 पॉइंट। सिग्मा की जो वैल्यू होती है ना वो 1/रो होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। लेकिन मजे की बात ये होती है कि ओम इनवर्स को ना मो भी कह देते हैं बेटा, जो है इसको कहते हैं मो, मीटर इनवर्स। हाँ ये मो माया कुछ नहीं बेटा। अच्छा चलो मो के उस पर मैं तो एक जीके की बात बता दूं, बहुत वो हो गया बेटा जो है। जीके की बात बताऊं तुम्हें जो है, यहीं पे चलो एक जीके की बात बता देता हूँ। तुमने एक चीज देखी थी कि जो मुगल्स थे ना, जैसे ये मेरा तो डिजाइन बड़ा यार जोरदार है, जो है तो डिजाइन नहीं बनाता हूँ। जो मुगल्स थे उनका जो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी रूल नहीं रहा, नेवर रूल्ड। नहीं ये मुगल्स के बारे में तुमने देखा होगा, मुगल्स कभी भी ना नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कभी भी रूल नहीं किया बेटा जो है। तो वहां पे ना एक बहुत स्ट्रांग डायनेस्टी होती थी बेटा जो है, बहुत स्ट्रांग डायनेस्टी होती थी, और वो थी AHOM, मेरे ख्याल से ये थी एओम, कुछ इस टाइप से। इन्हीं के नाम पे ना आसाम पड़ा है बेटा जो है। अच्छा तू तो आसाम से ही है ना बेटा, सोहम तू आसाम से उधर ही से है ना, वेस्ट बंगाल से, तो तेरे को ध्यान होगा ना ओम ये होती है, हाँ उधर ही से है ना बेटा जो है, ASSAM। आसाम भी जो है ना यहीं से पड़ा है बेटा जो है। ये बड़ी स्ट्रांग डायनेस्टी थी, कभी फ्री टाइम पे जो है इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ना बेटा जो है, एओम डायनेस्टी, इसके बारे में पढ़ना। हाँ उज्जवल भाई बता। वहां पे तू जानता नहीं, एक पांडे डायनेस्टी होती थी उत्तराखंड में, जो है ना उत्तराखंड में क्यों नहीं आए तेरे को मालूम है, उत्तराखंड में कभी नहीं आया क्योंकि वहां पांडे डायनेस्टी होती थी। तो मैं उसी का वंशज हूँ, पांडे डायनेस्टी का जो है, समझ गया ना बेटा जो है। हाँ कोई डाउट है तो बोल।
कोई भी डाउट है तो बोल बेटा जो है। अब चलते हैं 8th पॉइंट। ये सारे जो छोटे छोटे फॉर्मूले इनको जरूर नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से फॉर्मूले लिख रहा हूं कुछ। चलो एक इसकी लिस्ट भी बना दूंगा, तुम भी याद रखोगे किस रही से पला पड़ा था। सबसे पहली बात, V इक्वल टू आई आर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा दुनिया का। तो V जैसा ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, I जैसा J याद कर लेना, और R जैसा रो याद कर लेना। तो एक फॉर्मूला इसके साथ में फ्री में याद कर लेना बेटा जो है, E इक्वल टू J इंटू रो, या J अपॉन सिग्मा, या J इक्वल टू E इंटू सिग्मा। समझ गया ना? अगर V इक्वल टू आई आर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो उसके साथ में एक फ्री में याद कर लेना, V जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, I जैसा J, R जैसा रो। तो ये फॉर्मूला एक ही याद कर लेना। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बोला था बेटा जो है? मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते रहते हैं, नहीं है? एक्सीलेट हुए फिर टकराए, एक्सीलेट हुए फिर टकराए, एक्सीलेट हुए फिर टकराए, ठीक है, बार बार टकराते रहते हैं। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम इंटरवल है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कह देते हैं। तो ये ध्यान रखना, टाइम इंटरवल between two successive collisions, of free electrons, इसको हम कह देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूं क्या होता है, देखो। V इक्वल टू ए टी, ये तो याद रहता ही है, नहीं है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, V इक्वल टू ए टी में तो कोई याद नहीं है। अब V को एक काम कर लेना बेटा, तुम रख लेना वी टी। ए को याद कर लेना एफ अपॉन एम, एफ को याद कर लेना क्यू ई बाई एम, क्यू को याद कर लेना ई ई बाई एम, और टी का मतलब हो गया टाउ। तो बस यहां से तुम ये फॉर्मूला याद कर लेना। याद रहेगा उज्जवल? याद रहेगा बेटा? V इक्वल टू ए टी, और ए को कैसे लिखोगे, फिर ये इस टाइप से कैसे लिखोगे? तो इसका मतलब वी डी कितना हो गया बताओ? वी डी हो गया ई ई टाउ अपॉन एम, ये हो गया। वी डी हो गया ई ई टाउ अपॉन एम, या अगर टाउ निकालना है तो ये हो गया एम वी डी अपॉन ई ई, एक ही है, याद करना। और एक फॉर्मूला और आता है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको म्यू कहते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे तुम्हें लग भी रहा होगा, थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा होगा ये वर्ड, देखो मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी मिली, उसको मोबिलिटी कह रहे हैं। जैसे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मिली तो इसका मतलब ज्यादा मोबिलिटी होगी ना। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, जो है लॉजिकल भी लग रहा होगा ना। देख, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अगर ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है उसको, तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा है कि नहीं है बता, जो है लॉजिकल लग रही होगी ना, डेफिनेशन भी लॉजिकल लग रही होगी। तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हो गया म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। और जरा यहां से देखना बेटा, ये वाले फॉर्मूले से देखना, वी डी अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, ई टाउ अपॉन एम भी आ रही है, देखो वी डी अपॉन ई की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, ई टाउ अपॉन एम भी आ रही है। तो ये तुम्हें कई बार ऐसे भी मिलेगा, ई टाउ अपॉन एम। तो ये फॉर्मूले थे, ये। तो सोहम समझ में आ गई तेरे बात बेटा, जो है ये बता, समझ में आ गया। अब जरा फॉर्मूले की लिस्ट बना लेते हैं ना, काफी सारे कंफ्यूजिंग से फॉर्मूले हैं, क्यों कंफ्यूजिंग से फॉर्मूले हैं, तो एक फॉर्मूले की लिस्ट बना लेते हैं, सुन। ऐसे ही चलती है यार जिंदगी, बस और कुछ नहीं है। हाँ तकलीफ है यार। उज्जवल सही बता रहा हूँ, मेरे को तो हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक है ना, तो शाम को देखता रहता हूँ, हिस्ट्री वगैरह देखता रहता हूँ। तो कई बार वो आता है ना, देखता हूँ कि 100 ईयर्स 200 ईयर्स पहले नवाब होते थे, राजा होते थे, है ना, पता नहीं क्या क्या करते थे, क्या यासियां होती थी उनकी। आज तुम नाम भी नहीं जानते, नहीं उनका, हम कितने लोग रहे होंगे जो है, कितने कहाँ जानते हैं हम कितनों को जो है, एक्सेप्ट फ्यू, मतलब फ्यू पीपल नहीं है उनके, कि कोई पैर दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, जो है कोई नहीं जानता उसको, जो है बड़ा टेम्परेरी है बेटा ये, जो है ना, बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े सुख, मेरी जिंदगी की ये फिलॉसफी है कि जिंदगी के बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े सुख वो बहुत टेम्परेरी है, जो है। तो बहुत दुखी हो गए तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, और बहुत सुखी हो गए आप लाइफ में तो आपको बहुत उछलना नहीं चाहिए। कई बार होता है ना, बहुत उछल जाते हैं लोग बाग, मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ और मैं सलमान खान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमका। कोई कुछ समय बाद कोई नहीं पूछेगा, जो है समझ गए ना, सब यहीं रह जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो है। तो अब चलते हैं फॉर्मूला लिस्ट। पहला, आई इक्वल टू एन ए बी डी, एक तो ये था। दूसरा, हाँ वही होता है बेटा जी, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। ये भी एक है ना बड़ा, उसमें जो है, मैं जब पंतनगर में पढ़ता था ना उज्जवल, जब मैं पंदर में पढ़ा करता था, तो उसमें नैनीताल तो जानता है कितना नज़दीक और कितना बढ़िया हिल स्टेशन है। तो हमें ऐसा जिंदगी में होता था यार, नैनीताल में जब मैं कमाऊंगा ना, कुछ पैसा वैसा कमाऊंगा, ठीक है, तो नैनीताल में एक मकान जरूर लूंगा, जो है नहीं है, मैं नैनीताल में मकान जरूर लूंगा। क्योंकि उसमें क्या होता था, घूमने जाते थे तो जुगाड़ लगाते थे, कहीं से गेस्ट हाउस मिल जाए, सोने के लिए गेस्ट हाउस मिल जाए, जुगाड़ उगाड़ लगाते थे जो जान पहचान के थे, है ना। फिर जब बड़े हुए बेटा, जो है ना, वही वाली बात हो गई ना, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, जो है ठीक है। जब थोड़ा सा बड़े हुए, थोड़ा बहुत पैसा हुआ, मैंने कहा चलो अपनी जिंदगी की डिजायर पूरी कर लेनी चाहिए, नैनीताल में मकान लिया बेटा, जो है ना, नैनीताल में मकान लिया। लेकिन फिर समय नहीं होता था उस समय, समझ गए ना, पूरे साल भर मकान बंद रहता था, जो है कभी कभी जाते थे, फिर जो है ना कभी कभी केवल मकान के लिए जाते थे, जो है। तो वही वाली बात है कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। हाँ। तो अब चलते हैं दूसरी बात,
एक मैंने तुम्हें बताया J इक्वल टू I अपॉन A, इसका मतलब NEBD। तीसरा V इक्वल टू IR के साथ में एक फ्री फॉर्मूला दिया था मैंने, नहीं, V इक्वल टू IR के साथ में एक फ्री का फॉर्मूला दिया था, E इक्वल टू J रो या J अपॉन सिग्मा, या कभी कभी इसको J इक्वल टू सिग्मा इंटू E लिखते हैं। क्यों? एक ही आती है, आ गया था बेटा जो है। उसके बाद चलते हैं फोर्थ, रिलैक्सेशन टाइम। याद है रिलैक्सेशन टाइम, एक वो दिया था बेटा जो है। तो V इक्वल टू AD कहा था मैंने ना, AT, V इक्वल टू AT, तो ये हो गया E/M इंटू टाउ, ये हो गया, या टाउ इक्वल टू MVD अपॉन EE। ये भी मेरे ख्याल से तुम्हें याद रहेगा। और एक लास्ट अभी हमने पढ़ा मोबिलिटी। क्यों? मोबिलिटी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गया था E टाउ अपॉन M। अब बताओ ये फॉर्मूले अब याद रहेंगे सारे के सारे? सोहम एंड उज्जवल, अब मेरे ख्याल से सब फॉर्मूले एक तरफ लिख दिए, तो ये अब तुम याद रख लेना। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो सुनो क्या है। तो भाई ऐसे ही चलती है कहानी जोशी, कहानी चलती है ऐसे ही बेटा, बस सब कुछ नहीं, ये भ्रम सत्यम जगत मिथ्या है। तू मेरे से ज्ञान ले और तू बन जा बाबा। चलो आज तुम्हारी क्लास में, क्योंकि एक ही टॉपिक रह गया बस, हो गया, तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें नए उससे कराऊं तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? अबे मैं तो अभी 20s में हूं। ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एक कंडक्टर है, ठीक है। और इसमें ना एक करंट फ्लो कर रही है, और करंट का मतलब तुम जानते हो ना, चार्ज फ्लो पर सेकेंड ना, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं इसके कोई से भी दो सेक्शन ले लूं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो करंट तो दोनों जगह पे सेम रहती है बेटा जी। बाकी सब चीजें 2 पे ज्यादा होंगी जहां पे एरिया कम होता है, ये ध्यान रखना। मतलब केवल I1 इक्वल टू I2 होता है। रेस्ट ऑल मोर एट 2, वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस। अब तुम कहोगे जैसे क्या क्या चीजें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2 greater than drift velocity at 1, electric field at 2
greater than electric field at 1, current density at 2 is greater than current density at 1, resistance per unit length at 2 greater than resistance per unit length at 1, ये सारी चीजें हैं। समझ में आ गया? अब इसको प्रूव भी कर दूंगा। केवल करंट दोनों जगह पे इक्वल होती है, बाकी सारी चीजें 2 पे ज्यादा होती हैं, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कम होता है। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि ये इसका लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। इसका लॉजिक समझ में आया तब मैं बाकी जगह करूंगा। ये बताओ I1 इक्वल टू I2, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? I1 और I2 इक्वल होगा। शुभम ये बता बेटा जो है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब बाकी के प्रूफ देख लो। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चलते हैं। एक बात बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEA, सॉरी क्या कहूं यार, तू भी बस मेरे से तो पूछ मत बेटा जो है। सबसे पहले चलना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। I इक्वल टू NEABD था, तो यहां से जरा देखना VD की वैल्यू I अपॉन NEA आ गई। बता, VD की वैल्यू I अपॉन NE आ गई। अब ये बता I की वैल्यू, N की वैल्यू और E की वैल्यू ये सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, बता जो है। ये बता, ये तीनों वैल्यू दोनों जगह पे सेम रहेंगी, तो यहां से VD जरा देख, VD प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A आ गया, बस हो गया। देखो जरा, मेरे ख्याल से VD समझ में आ गया होगा कैसे है। अब चलते हैं दूसरा, J में आ जाओ। J तो सिंपल है, J इक्वल टू I अपॉन A होता है, क्यों? अब I तो मैंने तुमसे कहा दोनों जगह पे सेम रहेगा, तो जरा देखना J की वैल्यू भी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A आ गई। समझ में आया उज्जवल? ये आ गया बेटा जो है। अब चलते हैं तीसरा फॉर्मूला, लैम्डा R इक्वल टू रो L अपॉन A आता है। अब ये बता, लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो R बाई L है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये रो अपॉन A होगा। और रो तो यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्यों? नहीं है, तो रो तो यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन A आ गया। बताओ उज्जवल, बता, कहीं पे कोई डाउट है तो बोल बेटा जो है। ये हो गया। और लास्ट में चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बता, E इक्वल टू V बाई L होगा ना? V इक्वल टू ED वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तुम्हें याद होगा बेटा जो है। V इक्वल टू ED वाला फॉर्मूला याद करवा रहा हूं। अब देख, V को मैं लिख सकता हूं IR बाई L, और R बाई L को मैंने क्या बोला था, लैम्डा। नहीं है, R बाई L को क्या बोला था, लैम्डा। इसका मतलब E की जो वैल्यू आ गई वो I इंटू लैम्डा आ गई, और I तो सेम है, तो इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या था, बताओ, 1 अपॉन A था, क्यों? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A था,
तो इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बता जो है 1/a आ गया। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रही है तो दो सेक्शंस पे केवल करंट सेम होगी, बाकी सारी चीजें वहां पे ज्यादा होंगी जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात? पॉइंट समझ में आया नहीं आया बेटा ये बता जो है। ठीक है, ये है। अब लास्ट टॉपिक है इसका, कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। बस हाँ, बस 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 बस। अब लिख देता हूँ फिर भी, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, वैसे तो किया होगा तुमने। सुनो, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। वेरी, बेटा वाइफ के नाम पे खुश हो जाता है जब शादी होगी ना और तेरे सर पे लगा देगी पूरा जो है उसका जो है, समझ गया ना, ये लाओ, तब तेरे को उसमें जो है समझ में आएगा। अभी तो बड़ा खुश हो जाता है। वेरी गुड वाइफ। हाँ, वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसमें बस ये ध्यान रखना कि जो मैंने कैपिटल वर्ड से लिखे हुए ना केवल उन्हीं पे ध्यान रखना, बस हो गया कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर्स को इग्नोर कर देना। कैपिटल में जो लिखे हुए हैं उन्हीं को याद रखना बस। जैसे ये है, ये सब कैपिटल में है, ये 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 कह लो कैपिटल में है, और ये कैपिटल में है। समझ गए ना, टोटल ये ऐसे याद रखना। समझ में आया सोहम? कैपिटल वाला याद रखना बस, हो गया जो है। उसके बाद क्या करना है, बड़े कष्ट हैं यार, तू क्या कहेगा बेटा। यहाँ पे लिखना कलर, यहाँ पे लिखना नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लायर, और यहाँ पे टॉलरेंस। अब इसमें भी तेरे को बताता हूँ कंसेप्ट। इसमें ना 13 वो बनाना बेटा, रो। समझ गए बेटा? ऐसे नहीं हो जाता जो तुम सोचते हो ना। हाँ, फिर भी थोड़ा टाइम भी तो वो करना है कभी कभी, कभी कभी तो समझा कर बात को। हमेशा तेज स्पीड में पढ़ा के मजा नहीं आता ना। 1 2 3 4 5, अब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो कह नहीं सकता। 6
7 8 बुक में तो है लेकिन 9 10 हो गए, 11 कितना मजा आता है इसमें, 12 13 13 बनाना बेटा तुझे, ठीक है। ये हो गए। तो एक तो वहां पे तेरे को कैपिटल लेटर याद रखना है और इधर 13 रो बनानी है, 13 रो बनानी है। उसके बाद अभी एक और रूल बताऊंगा, ऐसे नहीं बेटा, तू का सोच रहा है, चल ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बेटा तेरे को। यहाँ पे ब्लैक, बेटा चल ऐसे नहीं छोड़ेंगे तेरे को, जो तू सोच रहा होगा। यहाँ पे ब्लैक, अभी और बताऊंगा देख, ब्राउन, रेड, उसी से बीबी रॉय से आ रहा है बेटा, ध्यान रखना है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, बेटा ग्रे, ऐसे नहीं होता, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये हो गया। और वहां से ले जाना तो 0 से लेकर 9 तक बस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाना बस। उसके बाद तू ले जाना बेटा सिल्वर तक, 1 10 की पावर 1 10 की पावर 2, ये जाएगा तेरा 9 तक, 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5 10 की पावर 6 10 की पावर 7 10 की पावर 8 10 की पावर 9, ये हो गया। और इसके बाद 10 टू द पावर -1, ये भी करना है, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2, ये हो गया। और लास्ट में इधर उल्टा चलना, 20 10 और 5। हाँ, अब मैं जो कह रहा था ना जोशी, एक तीसरा पॉइंट और ध्यान रखना, जैसे ना बीबी वाले 3 आ रहे हैं देख, इसमें तेरे को कंफ्यूजन ना हो जाए ना, जैसे बीबी है तो जो डार्कनेस है ना वो कम हो रही है। सबसे पहले जैसे ब्लैक आ रहा है देख, फिर ब्राउन, ब्रेन, समझ गया, ऐसे याद कर लेना, ब्लैक सबसे पहले आ रहा है देख, ब्लैक सबसे पहले आ रहा है, फिर ब्राउन आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, ऐसे याद करने के लिए क्या रहेगा बेटा, जो है सबसे डार्क पहले आएगा, जो है सबसे डार्क पहले आएगा, फिर ब्राउन हो गया, फिर ये आ गया कहले, जो है एक तो ऐसे याद रखना। दूसरा, इसी टाइप से मेरे ख्याल से एक जी में भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, जी में देख, ये 2 जी में, ये तो चलो गोल्ड है, क्यों, ये जी में। अब तू देख, जी में देख, ग्रीन पहले आ रहा होगा, फिर ग्रे आ रहा होगा देख, ग्रीन ज्यादा डार्क होता है कि नहीं होता बता, जो है ये बता, ग्रीन ज्यादा डार्क होता है या नहीं होता बता, जो है ऐसे याद कर लेना, मेरे ख्याल से अब याद रहेगा ना कंफ्यूजन, बाकी में कोई नहीं होता, क्यों, बाकी में कंफ्यूजन नहीं होता, तो डार्क पहले आता है कहले, ठीक है, डार्क पहले आता है।
तो तेरे को क्या क्या चीजें याद रखनी है वो ध्यान रखना है। एक तो ये सेंटेंस याद रखना है, उसमें केवल कैपिटल लेटर जो होंगे। दूसरा मैंने तेरे से कहा 13 रोज बनाएगा, ठीक है ना, 13 रोज बनाएगा, और जो डार्क है वो पहले आएगा, ठीक है, डार्क पहले आएगा। और एक एग्जाम्पल और देख ले बस इसका, फिर बता देता हूँ। जैसे मार्केट में जो रजिस्टर्स मिलते हैं ना, वो ऐसे मिलते हैं बेटा कुछ। ये कार्बन रजिस्टर्स ऐसे मिलते हैं ना, ये होता है बेटा जो है, इसमें 3 बैंड्स एक साथ होते हैं और एक थोड़ा अलग से होता है। क्यों एक थोड़ा अलग से होता है? तो इसका कोई एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे तू भी क्या याद रखेगा बेटा, ब्राउन येलो ग्रीन, ये था ब्राउन। दूसरा मान लो येलो दिया था, और तीसरा मान लो ग्रीन दिया था, और जो अलग से था वो गोल्ड था मान लो। तो देख, ब्राउन के आगे तेरे को 1 दिखेगा बेटा जो है, और येलो के लिए तेरे को 4 लेना है, और ग्रीन में जो टॉलरेंस मिलेगी वो 10 टू दी पावर कितनी मिलेगी, ग्रीन में 5 होगी शायद, ग्रीन में 10 टू दी पावर 5 आएगी देख। और गोल्ड में जो टॉलरेंस आ रही होगी 5% आ रही होगी, ध्यान रखना बेटा, 5% आ रही होगी। तो लास्ट में तेरे को जो आंसर लिखना वो देख लेना अच्छी तरीके से बेटा। आंसर तेरे को लिखना 14 × 10 टू दी पावर 5 ±5%, ये कह लो। तो एक तरीके से जो पहले दो हैं, ध्यान रखना बेटा जो है, ये जो पहले दो हैं ये फर्स्ट टेबल से लेना है, फर्स्ट कॉलम से ले, फर्स्ट उससे जो है ना, फर्स्ट का मतलब इसे कह रहा हूँ मैं, मतलब ये नंबर से लेने बेटा जो है, फर्स्ट भी काट दे रहा हूँ मैं जो है। अबे यार ये मैं परेशान हो गया यार जोशी। ये जो है ना, ये तेरे को नंबर से लेने बेटा जो है, फर्स्ट जो लेना है वो नंबर से लेने। और ये जो तीसरा बैंड आ रहा है ये मल्टीप्लायर से आएगा। बस फिर कंफ्यूज मत होना। तो इस पूरे में तेरे को क्या क्या याद रखना है, जो सेंटेंस मैंने दिया उसमें जो बोल्ड लेटर में थे उनको ध्यान रखना है। 13 तुम्हें कॉलम बनाने हैं, सॉरी रोज बनानी है, 13 रोज बनानी है। और एक मैंने तुम्हें ये बताया कि डार्कनेस धीरे धीरे कम हो रही है, जहां पे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे डार्कनेस धीरे धीरे कम हो रही है, सबसे डार्क पहले आ रहा है। और पहली दो जो बैंड्स हैं, पहले जो दो बैंड्स हैं वो तुम्हें नंबर से लेना है, और जो तीसरा लेना है वो तुम्हें मल्टीप्लायर से लेना है, और चौथा तो ऑब्वियस सी बात है टॉलरेंस से लेना है, ये करना है। तो मेरे ख्याल से कर लोगे ना सोहम एंड उज्जवल, कर लोगे या कार्बन रजिस्टर वाला कर लोगे ना? तो ये तुम्हारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब अगले 1 या 2 लेक्चर्स से में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर मूव कर जाएंगे अगले चैप्टर में कैपेसिटर। और हाँ एक चीज का और याद रखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मैं पढ़ाऊंगा वो कैपेसिटर के साथ पढ़ाऊंगा। ये कहता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ाने करने की कुछ मेथड्स होती हैं बेटा जो है, उसको मैं कैपेसिटर के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। वो तो एक जैसे ही होगा ना, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कैपेसिटर के साथ पढ़ा दूंगा ना, दोनों एक साथ कर दूंगा, दोनों एक जैसे ही होते हैं ना बेटा जो है, दोनों एक साथ कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय एंड